बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के तमाम इदारों को अपना काम करने की ज़रूरत है। इदारों के अंदर रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है और इदारों को अपनी कारकर्दगी बेहतर भी बनानी होगी। लेकिन हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, हाई कोर्ट्स हों, जहाँ से भी कोई फ़ैसला किसी के हक़ में आता है तो वो खुश होता है, अगर उसके ख़िलाफ़ आता है तो बाकायदा एक मुहिम का आगाज़ कर देता है। इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को ज़मानत मिली तो उस पर मुस्लिम लीग नवाज़ सख्त नाराज़ दिखाई देती है। मुस्लिम लीग नवाज़ की मरकज़ी तर्जमान मरीम औरंगज़ेब कहती हैं कि जब मर्ज़ी हो मासूम बना डालते हैं और जब चाहें लाडला बना लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी तारीख अगर देखी जाए तो पिछले कई साल से जो फैसले उनके खिलाफ आए उसके खिलाफ वो मैदान में उतर आए। अदलिया को इतना बुरा भला कहा गया कि उसकी मिसाल कम ही मिलती है। यही हाल मुस्लिम लीग नवाज़ का है, यही हाल बाकी जमातों का है कि जो समझती हैं कि अगर फैसले उनके हक़ में आना शुरू हो जाएं तो अदलिया बहुत अच्छी है, अदलिया बड़ी ताकतवर है, अदलिया बड़ी आज़ाद है। लेकिन अगर फैसला कहीं उनके खिलाफ आ जाए तो फिर अदलिया की भी शामत आ जाती है। यही मामला अगर हम देखें तो मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी होता है। इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ खड़ी होती है, बड़ी अच्छी होती है, एक पेज की बात की जाती है, लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ नहीं होती तो इस्टेब्लिशमेंट मुल्क की बुरी तरीन इस्टेब्लिशमेंट बन जाती है। ये तसलसल के साथ ये सिलसिला चलता चला जा रहा है और जो भी किसी को फ़ायदा नज़र आता है तो तब उसका नज़रिया कुछ और होता है, अगर फ़ायदा ना हो तो नज़रिया कुछ और होता है। आज गिले शिकवे एक तरफ PTI को थे अपनी अदलिया से और दूसरी तरफ अब PMLN को भी गिले शिकवे हैं कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत कैसे हुई। अगरचे उस फैसले को भी देखा जाए तो उस फैसले के अंदर भी जो अतर मिनल्ला ने अपना इख्तलाफी नोट लिखा उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर लिखा कि 76 बरसों में वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी ना कर सके। फिर उसके साथ साथ 2018 के इंतखाबात का तज़किरा भी किया गया जिसमें यह भी कहा गया कि वहाँ भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। एक पार्टी को इक़्तिदार से निकालने के लिए एक पार्टी के सरबराह को नाअहल किया गया। यकीनी बात है उस वक्त तहरीक इंसाफ को इस बात से कोई गिला शिकवा नहीं था, बल्कि तहरीक इंसाफ खुश थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का रास्ता रोका जा रहा है। तब विक्टिम PMLN थी, आज PMLN की बजाय PTI अपने आप को विक्टिम करार देती है। अब देखना यह है कि इंतखाबात जब होंगे, इंतखाबात के बाद का माहौल कैसा होगा, क्योंकि अभी से गिले शिकवे PTI के और PTI के एतराज़ात सामने आ रहे हैं और कई जगहों पे उनकी शिकायत भी हैं कि उनके नॉमिनेशन पेपर जमा नहीं करवाने दिए जा रहे, उनके उम्मीदवारों को इलेक्शन में खड़ा नहीं होने दिया जा रहा और एक दबाव का सामना है तहरीक इंसाफ को। दूसरी तरफ PMLN जो है वो ये दावा किए बैठी है कि आइंदा इलेक्शन वो जीत रही है और इलेक्शन के बाद अगर इलेक्शन के नताइज को मानने की बात होगी तो इलेक्शन के नताइज को कौन मानेगा, ये भी बड़ा एक अहम सवाल होगा। साथ ही साथ मुख्तलिफ धड़ेबंदियाँ बन रही हैं, इत्तेहाद बन रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट हो रही है। अब देखना ये है कि क्या पंजाब के अंदर भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग कायद आज़म PMLN के साथ आगे चलकर सीट एडजस्टमेंट कर लेंगी और मुकम्मल इत्तेहाद के साथ इलेक्शन में जाएंगी या अपने अपने प्लेटफार्म से इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। इसका भी जायज़ा लेंगे। आज के प्रोग्राम के अंदर मेरे साथ मौजूद हैं निहाल हाशमी साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे। अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ मजमूई तौर पर अगर हम किसी एक पार्टी की बात ना भी करें तो सियासी जमातें जब उनके हक़ में फ़ैसले आते हैं बड़ी खुश होती हैं, तब समझती हैं अदालतें आज़ाद हैं, तब समझती हैं अदालत ने बड़ा जुर्मबंदाना फ़ैसला किया है। लेकिन अगर कहीं फ़ैसला ख़िलाफ़ आ जाए तो फिर अदालतों को ललकारा भी जाता है, अदालतों के बाहर जाके एहतजाज भी किए जाते हैं, मुज़ाहरे भी किए जाते हैं। और जिस किस्म की कंपेन आज का तो चूँकि सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के ज़रिए कंपेन का आगाज़ कर दिया जाता है अदलिया के जज साहिबान के ख़िलाफ़, उससे लगता ही है कि हम में से हर कोई अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला चाहता है। मैं ये समझता हूँ इंसानी फितरत को आप बाले ताक तो नहीं रख सकते। अगर मेरी मर्जी की कोई चीज़ होगी तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट भी आएगी, मुझे कोई गम पहुंचेगा तो मेरे आंख से आंसू भी टपकेंगे। ये तो हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं उस पे जज किए जाते हैं कि इंस्टीट्यूशंस ने फैसला कैसे किया। ऐसी चीज ले लेते हैं जिसका ताल्लुक ना PMLN से होता है ना PTI से ताल्लुक है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फैसला आया, क्या वो एक अदालती निज़ाम ने वो फैसला जो दिया वो सही तरीके से दिया या नहीं?
ये भी डिबेटेबल क्या बात है। बेंचें जो बनी थी, जो बेंचें नकवी बनी साहब, ये थी, भी डिबेटेबल बात है ना, इसमें भी कुछ लोग कहते हैं सही फैसला था, कुछ लोग कहते हैं गलत फैसला था। भाई मुझे मुझे बात मुकम्मल करने दें नसरुल्लाह साहब। आप कह दें 30 सेकंड में करूं, मैं 30 सेकंड में कर लूंगा, नहीं लेकिन नहीं, बात आप पूरा टाइम आपको मिलेगा। मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूं कि अगर जेरीमेंडरिंग नहीं हुई होती, पूरी वही बेंच रहती जो रोजे अव्वल थी, कोई बीमार ना होता, कोई तब्दील ना किया होता, नंबर में कमी ना हुई होती, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो फैसला आता वो इदारा खुद डिफेंड करता। पाकिस्तान के अंदर ये मुमकिन नहीं है कि एक दिन एक इदारा जो है पनामा पे सजा दे और दूसरे दिन जो है दूसरी बार वो इदारा जो है वो उसको माफ कर दे। एक दफा कानून ये कहता है कि जी जो गवाही दे दी जाए, उसके बाद वो गवाही जो है दोबारा जो है जब वो बयान आता है तो वो कहता है कि नहीं जी वो तो मैंने दी थी अंडर प्रेशर and I succumb to it that way. This is not justice. This is playing with institutions. सिर्फ ये नहीं है, पाकिस्तान की अदालती निज़ाम के ऊपर इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोल देख लीजिए। पाकिस्तान की जितनी हुकूमतें इस वक्त मौजूद हैं वो आइन के मुताबिक नहीं है, और उन्होंने ये भी नहीं कोशिश कर रहा कि इसमें कोई ना कोई ऐसा प्रोविजन डाल दिया जाए या कोई बात कर ली जाए या सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आ जाए कि जिससे ये अगर वन टाइम एबरेशन है तो वो हो जाए। पाकिस्तान का ये जो पिछला सेंसस अप्रूव हुआ है जिसमें डिलिमिटेशन हुई है वो गैर कानूनी है। इससे कि इसको अप्रूव किया है उस काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने, जो कि लीगल नहीं है। इससे कि चीफ मिनिस्टर्स जो केयर टेकर सेटअप में वो ये नहीं कर सकते। निहाल हाशमी साहब एक कानूनदान है, मुझे पता है वो मेरी इन बातों से या तो मुझे सबूत देंगे, मेरे दोस्त भी हैं और हम बहसें बहुत करते रहे, लेकिन हम असूल पे बहस करते हैं। पाकिस्तान का आइन पामाल हुआ है इस पीरियड में। ये आइन में है कि प्रोविंशियल असेंबली डिसॉल्व की जा सकती है। मैं समझता हूँ ये आइन तब्दील होगा, इससे कि ये बात प्रैक्टिकल है। डिफिकल्टीज हैं कि अगर पंजाब जैसे सूबे में इंतखाब हो जाए और उसके बाद जनरल असेंबली का इलेक्शन हो तो क्या वो इलेक्शन फेयर एंड फ्री होगा। आज ये सिचुएशन हमारे साथ थी कि हम हुकूमत में थे, कल हम हुकूमत से बाहर हो सकते हैं और यही सूरत आएगी तो उस वक्त भी हमें भी इतराज़ होगा। तो जहाँ जहाँ वक्त और तारीख के साथ आइन में बेहतरी की गुंजाइश है वो लानी पड़ेगी। इसी तरह बातचीत होती है कि अगर PFC अवार्ड नहीं है तो आइन में आएगा, इसमें नहीं है। अगर लोकल बॉडीज सिर्फ 2 लाइन से एड्रेस हुई हुई है और उसका नाजायज फायदा उठाया जा रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी की हुकूमत हो, चाहे मेरी तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, इन सबको बांधना पड़ेगा। तो इसलिए हमें इदारों को मजबूत करना है, इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना है। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पाकिस्तान में एक इंस्टीट्यूशन रह गई है और हमें उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना, उसको हमें सियासत की नज़र नहीं करना। उसको हमने अपना सर का ताज बना के रखा हुआ है, सर का ताज बना के रखेंगे, लेकिन उसको अपने आईनी हदूद में काम करना है। आईनी हदूद के बाहर किसी इदारे को काम करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान को ये नहीं कह सकता कि जी ये कानून आ गया है, हम आपकी बात नहीं मानते। उसको जाना था सुप्रीम कोर्ट जाता, वहां से डिसीजन लेता, लॉ मिनिस्ट्री से नहीं। लॉ मिनिस्ट्री ने जो दिया, अब एवरीवन इन हॉट वाटर। क्या लिख दिया थरमिंदुल्लाह ने, तीनों जवाब दे। मैं समझता हूँ ये जवाब कौम को चाहिए कि किसने आइन की खिलाफ वर्जी की। मैं आता हूँ वापस आपकी तरफ नकवी साहब। निहाल हाशमी साहब बड़े सवालात आपके सामने रख दिए नकवी साहब ने। पहली बात तो यह है जो मुझे भी आपसे सवाल करना है कि जमानत होती है इमरान खान साहब की, शाह महमूद कुरैशी साहब की। आज आपकी तरफ से तोपों का रुख अदलिया की तरफ हो जाता है कि जब चाहें, जब मर्जी हो मासूम बना डालें, जब चाहें लाडला बना डालें। इस किस्म की तनकीद करने की ज़रूरत थी PMLN को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, हमने अदलिया को तनकीद नहीं किया है। यहाँ पे मीडिया में एक वन सेक्शन ऑफ द मीडिया ये कहता है, उसमें कुछ तबसरा निगार, कुछ पैनलिस्ट आके कहते हैं कि देखिए अदालत ने कहा है। देखिए, हमें हमेशा एक चीज़ होती है कि ही इज़ इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट। तो ये बात एक यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह है। तो इसको गलत तरीके से उन्होंने प्ले किया।
इनोसेंट इज समथिंग डिफरेंट एंड मासूम इज समथिंग डिफरेंट। इनोसेंट यह है कि वो इसमें मुलविस नहीं है, और मासूम इज समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। एक केस, इंडिविजुअल केस के ऊपर होता है इनोसेंट, एक इंडिविजुअल केस के लिए होता है कि अनलेस ही इज प्रूवन गिल्टी बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट। मगर यहाँ पे जो मासूम हमारी टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल होता है वह किसी ऐसे, हम आमतौर पे बच्चों को कहते हैं मासूम है, फरिश्तों के हवाले से हम कहते हैं बड़े मासूम है, फरिश्ता है। यहाँ पे इसको प्ले किया गया गलत तरीके से मासूम कह करके, जो हमारे मुख्तलिफ टॉक शोज में बातें होती रही, जो पैनलिस्ट करते रहे, तबसरा उस हवाले से बात की है मरियम औरंगजेब साहबा ने। उन्होंने अदलिया के हवाले से बात नहीं की है, उन्होंने दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बात की है कि, और फिर बताया उन सारे लोगों को जो एक पोर्ट्रे कर रहे हैं पिक्चर कि ही इज इनोसेंट एज पर द कोर्ट। कोर्ट इनोसेंट कह रही है केस में, एंड दैट इज नॉट द फाइनल वर्डिक्ट। इसमें एक चीज होता है कोर्ट के बेल ऑर्डर्स में कि डोंट गो टू डीपर एप्रिसिएशन, असेस, टेंटेटिव असेसमेंट होता है एट द टाइम ऑफ ऑर्डरिंग फॉर द बेल एप्लीकेशन। डोंट गो टू डीपर एप्रिसिएशन ऑफ द एविडेंस, इट इज टेंटेटिव। तो यहाँ पे इन्होंने उसको बिल्कुल ही यू टर्न करके 90 डिग्री में ले जा करके अपने तरफ से लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि मासूम है। उन लोगों का जवाब दे रही थी मरियम औरंगजेब साहबा कि ये जो लोग उनको पोर्ट्रे कर रहे हैं मासूम, ये मासूम नहीं है, इनके ये कारनामे हैं। तो जिस तरह से जो बात सच है उसे बयान करना चाहिए। हमें भी, मरियम साहबा ने भी यही बयान किया। जो उन्होंने 190 मिलियन पाउंड की बात की, वो कोई झूठ तो नहीं बोला, उन्होंने कोई इमरान खान पे इल्ज़ाम तो नहीं लगाया। जो बातें उन्होंने की है वो ऑन रिकॉर्ड पे है, वो सरकारी डॉक्यूमेंटेशन में है, वो नैब के डॉक्यूमेंटेशन में, वो अपने तरफ से मन घड़त कोई बात नहीं कर रही है, वो बातें की है उन्होंने जो डॉक्यूमेंटेड है। ठीक है, हमारे साथ मौजूद है फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। फैसल करीम कुंडी साहब, जो कुछ अदालतों में होता है, मैंने पहले यही सवाल रखा था फिरोज नकवी साहब के सामने और यही निहाल हाशमी साहब के सामने, कि हम देखते हैं कि अदालतों से मुकदमात जब पेश होते हैं, सियासी मुकदमात, उस पर अगर किसी सियासी जमात को ज़रा सा उससे शिकवा हो कि ये हमारा हक में फ़ैसला होना चाहिए था, उसके बाद एक बाकायदा कैंपेन चलती है, पूरी मुहिम का आगाज़ कर दिया जाता है। इस तरह तो फिर अदालों के ऊपर से ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा, पब्लिक का, हर किसी का। अगर आपके हक में फ़ैसला हो, आप खुश हैं, आपके ख़िलाफ़ हो, आप नाराज़ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें नसरुल्लाह साहब, पहली बात तो यह है कि जब इस मुल्क में अदल और इंसाफ होगा तो सारे फैसले माने जाएंगे, और जब अदल और इंसाफ नहीं होगा और सज़ा और जज़ा नहीं होगी तो फिर ऐसे ही होगा कि मेरे हक में होगा तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल अदलिया जो है वो ठीक है, और जब मेरे हक मेरे खिलाफ होगा तो मैं बोलूँगा अदलिया गलत है। तो ये किस मुल्क का अलमिया है। अब मैं आपको मिसाल दूँ कि ये कल तक यही अदालतें या नैब कहें, ये धड़ाधड़ लगी हुई थी कि नवाज शरीफ साहब को किस तरीके से सजाएं दी जाएँ। सज़ा मिल गई, आज वही नैब, वही इदारा, वही चीज़ें आज उनको क्लीन चिट देने के लिए या पाक साफ करने के लिए वही काम कर रही हैं। अगर माजी में नैब ने गलत फैसले किए तो क्या सज़ा जज़ा होगी? क्या वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसों पे तनख्वाहें ली और मरात ली, क्या उनको सज़ा जज़ा होगी कि उन्होंने गलत फैसले क्यों किए, इस मुल्क में क्यों ऐसी चीज़ें की? या अभी अगर वो गलत कर रहे हैं तो ये इस कौम को कौन बताएगा कि वो फैसले ठीक थे या आज के फैसले ठीक हैं? कौम इस चीज़ का इंतज़ार कर रही है। लेकिन इस मुल्क में एक अलमिया है कि आप चंद सालों के लिए एक हमारे जो हैं, आप एक को गद्दार वतन बना देते हैं और एक को जो है मुहिब वतन बना देते हैं, फिर पता चलता है कि नहीं हमने तो गलत कहा था, वो फ़लाँ जो है वो मुहिब वतन बन गया है और फ़लाँ जो है गद्दार हो गई है। तो ये चीज़ें अब इस मुल्क में आज हम जिस दुनिया में हैं वो जो है, आज सोशल मीडिया का दौर है, आज प्राइवेट चैनल्स का दौर है, आज जो है लोग बाशऊर हो चुके हैं। आपकी मेजॉरिटी इस मुल्क में यूथ है, 60% से अबव आबादी यूथ की है। तो ये चीज़ें और ये फिल्में नहीं चलती हैं अभी। लिहाजा हमें एक चीज़ को, इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए चीज़ों का खात्मा करना पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, इसकी बुनियाद जो है आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पे रखेंगे। जब इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, तमाम मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टीज को आप पे एतमाद होगा, इलेक्शन कमीशन पे एतमाद होगा कि इन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए हैं। अगर लोगों ने जिस जमात को भी, चाहे वो PMLN हो, PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, एक्सेप्ट करती है, उनको एक्सेप्ट करने दें, बाकी अपोजिशन में बैठे और इस मुल्क को आगे लेकर चलना पड़ेगा। अब हम इस चीज़ के मुताबिल नहीं हो सकते कि हम मैनेज इलेक्शन कराएं, मैनेज लोगों के लिए कह रहे हैं, और आप इकोनॉमिकल क्राइसिस गुजर रहे हैं, आप दहशत गर्दी से गुजर रहे हैं, आप क्या क्या मुश्किलात से गुजर रहे हैं, और अभी भी अगर हम माजी से सबक नहीं सीखे हैं तो फिर हम कब सबक सीखेंगे?
जी कुल साहब, मुझे यहाँ पे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं तो इसी पे बात करेंगे कि जो इलेक्शन की बात की जा रही है, अगर मैनेज इलेक्शन होते हैं या इस पे एतराज़ात उठते हैं तो ये हर दौर में ऐसे एतराज़ात उठते रहे हैं, जिम्मेदारी क्या सियासतदानों पर आयद नहीं होती, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। पुराना एक बार फिर खुश आमदेद। फरदौस शमीम नकवी साहब, अगर पूरी तारीख देखी जाए तो आप भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि हमने गद्दार करार देने का जो अमल है ये सियासतदानों ने शुरू किया, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगे, कभी किसी ने किसी को गद्दार करार दिया। अगर आपकी पार्टी की बात की जाए, आपके नज़दीक सारे गद्दार थे, उससे पहले देखा जाए पीपल्स पार्टी PMLN एक दूसरे को गद्दार करार देते रहे। तो जो जमहूरियत के रास्ते में रुकावटें हैं उसमें अब सियासतदानों का किरदार कितना समझते हैं? तो डेफिनेशन ऑफ गद्दार पे एग्री कर लिया जाए, अगर उसके ऊपर एग्री कर लिया जाएगा तो तय कर लिया जाएगा कि ये क्या है। गद्दार का लफ्ज कम इस्तेमाल किया गया, मीर जाफर मीर सादिक का लफ्ज ज्यादा इस्तेमाल किया गया। अगर आज मेरे मुल्क के इंटरेस्ट के खिलाफ कोई बात होगी और ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ बात होगी तो उसको बुरा कहने के लिए मैं सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, नरम लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन अगर कहें कि अगर चूना इमरान खान ने $190 मिलियन का लगा दिया है तो बेशक वो गद्दार है, अगर उसने लगाया है। मैं कह रहा हूं मुझे यकीन है उसने नहीं लगाया। इसे 190 मिलियन पाउंड तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्टेटमेंट आ चुका है कि जमा वहां हुए में। तो इमरान खान ने तो 190 मिलियन अपने अकाउंट में नहीं लेके गया, लेकिन जिन्होंने वादा किया था कि वो पाई पाई का हिसाब देंगे, पूरी मनी ट्रेल देंगे, आज उनको ये कह दिया जाता है कि नैब ने प्रोसिक्यूशन के वक्त केस नहीं इस्टेब्लिश किया, इसलिए कानून चेंज कर दिया गया है। NRO 2 आ चुका है। नैब के कानून में दुनिया में कहीं ये नहीं होता कि व्हाइट कॉलर क्राइम के ऊपर साबित करना पड़े एक्यूजिंग एजेंसी को। दुनिया भर में व्हाइट कॉलर क्राइम के अंदर ये होता है कि एक्यूज को साबित करना होता है कि ही इज इनोसेंट, अदरवाइज देयर इज नो वे कि व्हाइट कॉलर क्राइम कैन बी टेकन। मैं यहाँ दोनों हजरात बैठे हुए, इसी मुल्क की मिसाल दे दीजिए जो महजब मुल्क कहलाता है, कि अगर मैं ये बात कह रहा हूं, ये मेरी लीडरशिप पे भी अप्लाई करेगी, मुझ पे भी अप्लाई करेगी, मेरी पार्टी पे भी अप्लाई करेगी। अगर हम सब मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, मैं बिल्कुल इन दोनों अफराद के लिए कहने को तैयार हूं कि इनका दिल भी पाकिस्तान के लिए उसी तरह धड़कता है जिस तरह मेरा दिल धड़कता है। लेकिन क्या ये कह सकते हैं कि जो लोग पाकिस्तान को चूना लगाएं उनको हम पाकिस्तान के दोस्त कहें या पाकिस्तान का दुश्मन कहें? अब दुश्मन को गद्दार कहें या दुश्मन को मुहिब वतन कहें या उसको चोर कहें या उसको गिराकट कहें या उसको डाकू कहें, ये सारे अल्फाज हैं। किसी चीज की शिद्दत कोई ज्यादा महसूस करता है। लेकिन नकवी साहब क्या अपने अपने चोर का दिफा हर कोई नहीं करता है? हर सियासी जमात नहीं करती है? मैं तो नहीं करता। चले मैं 2 सवाल फिर आपके सामने रख दूं। रख दीजिए। पंडोरा पेपर्स आप सामने आए, इमरान खान साहब ने कहा इन सब लोगों के बारे में इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी कमेटी बनाई गई, इंक्वायरी कमेटी ठप कर दी गई। पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर आपके थे, पंजाब के अंदर जो चीफ मिनिस्टर थे, मैं 2 चीजें मैं आपसे सामने रख देता हूँ। पंजाब के अंदर जो आपके चीफ मिनिस्टर्स थे उनके हवाले से कितनी ऐसे इल्जामात लगे, इमरान खान साहब ने उस पर कोई कार्रवाई ना होने दी। चीनी स्कैंडल आया, आटा स्कैंडल आया, कितने स्कैंडल्स आए, हत्ता के मालम जबा का स्कैंडल आया, उस पर खान साहब ने खामोशी इख्तियार की। बल्कि एक सबसे बड़ा जिसके बारे में जो उनके एडवाइज़र थे जनाब आसिम सलीम बाजवा साहब, जब उनके बारे में स्टोरी आई तो उन्होंने खुद मीडिया के सामने खड़े होकर कहा कि मैंने चेक कर लिया है, इसमें कोई ऐसी जो है वो चीज़ नहीं पाई गई, बेज़ाब्तगी नहीं पाई गई। क्या प्राइम मिनिस्टर एहतसाब ब्यूरो थे, प्राइम मिनिस्टर अदालत थे? कह लिया आपने? जी प्लीज। कह लिया? जी। प्राइम मिनिस्टर हैज हिज व्यू। हमने इदारे कायम किए हुए। अगर मेरा प्राइम मिनिस्टर ने किसी इदारे को ये ऑर्डर दिया है कि तुम इंक्वायरी रोक दो,
नैब को कहा है, एंटी करप्शन को कहा है, और 16 माह पीडीएम की हुकूमत रही है, उनको किसी ने रोका है? क्या निकालते हैं कि एक आदमी जिसने कहा हुआ है कि मेरा सब कुछ पाकिस्तान में है, कह दें इनके कोई लीडर के इनका सब कुछ पाकिस्तान में, वो कहता है जो कुछ मेरा है, जिस दिन मरूंगा वो मैं 2 इदारों को वक्फ करके जा रहा हूं। कह दें इनके कोई लीडर के हम 2 फलाई इदारों को अपना सब कुछ दे जाएंगे। उस आदमी का कोई कारोबार है जो वो चोरी कर रहा है? वो जिन लोगों ने वादे किए थे असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर एक एक पाई का हिसाब देंगे, वो जिन्होंने खत नहीं लिखने दिया था और उस वाजिद शमसुल हसन से वो कागजात भी उठवा के जाया करवा दिए गए, ठीक, उनको आप दोस्त कहेंगे? लकवी साहब मैंने तो आपसे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड 2-3 सवाल पूछे थे। मलिक रियाज साहब का मैं आपसे एक डायरेक्ट बात पूछ लेता हूँ। मलिक रियाज साहब का हेलीकॉप्टर पीपल्स पार्टी यूज करे गलत, PMLN करे यूज करे गलत, आप इस्तेमाल करें जायज, उनसे जमीन आप अपने नाम अलाट करवा लें किसी ट्रस्ट के नाम पे जायज। मैं कह रहा हूँ गलत, अगर PTI करती है इस्तेमाल तो गलत। तो यही तो मैं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आपने मुझसे मांगा है, मैं PTI का पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, गलत। मैं उनमें से नहीं हूं, गलत गलत है, सही सही है। मेरा आदमी कहे करे तो वो सही है, नहीं ये नहीं चलेगा कि मेरा डॉगी क्या होता है टॉमी और तुम्हारा डॉगी डॉगी, नहीं ये नहीं है। अगर इस मुल्क को आगे जाना है आपको पैमाने को सेट करना पड़ेगा। ठीक है निहाल हाशमी साहब, मैं आता हूँ, कुरान का वक्त चूंकि बड़ा मुख्तार है, फिरदौस नकवी साहब आपसे वापस आता हूँ। निहाल हाशमी साहब अपने आपके सामने जाना है, ठीक है। निहाल हाशमी साहब आपके ऊपर तो निहाल हाशमी साहब आप पे इल्ज़ाम है कि आपके मुकदमा धड़ाधड़ खत्म हो रहे हैं, लाडला बनाया जा रहा है। इस बार आपको वो जो नैब के फैसले आपके खिलाफ थे, जिसमें अभी कुंडी साहब ने भी कहा कि अगर आपने इतने पैसे खर्च किए स्टेट के, तो अब नैब कहती है नहीं जी मुकदमात ही ठीक नहीं थे। ये मजाक कब तक चलता रहेगा? मलक साहब, जो लोग कानून को जानते हैं, जो कानून के मामलात को समझते हैं, उस हवाले से बात करूं। मैं बावजूद आजकल बहुत महंगा हो गया है टिकट, मैं मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के जब अपील चल रही थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मरियम साहबा के जो अपील चल रही थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मैं मुसलसल उसमें जाता रहा हूँ। बहसीत तालिब इल्म, कानून के तालिब इल्म के तौर पे सीखने के लिए जाता था और समझने के लिए भी जाता था और देखने भी लिए जाता था। तो मैंने जो देखा तो मैंने कहा किन लोगों ने ये केस बनाया था और किन्होंने ये जजमेंट लिखी थी। तो उसमें 3 दिन तक वो केस चला और 3 घंटे मुसलसल चला और 12 जज साहबान ने पूछा कि कोई ठोस सबूत, कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई ये बता दे कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई मनी जो लॉन्ड्रिंग हुई। उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं। तो आपने फिर केस क्यों बना दिया? उन्होंने कहा चूंकि इनके वालिद और इनके बेटे बाहर कारोबार करते थे, वो इनको पैसा भेजते थे। उन्होंने कहा क्या आप इस तरह के केस बना के लाते हैं? और जज और हम वकील शर्मिंदा हो रहे थे। हमारी जो कैपेसिटी है नैब की, या जो अभी तक कैपेसिटी FIR की निकल के आई, कि आप फिर आम आदमियों के साथ क्या होता होगा अगर इस मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म के साथ ये रवैया रखा गया था मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ, और उसी बुनियाद पे, और बल्कि उससे पहले साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा ने तो ताहयात नाअहल कर दिया। मेरे सामने कानून की किताबें पढ़ी हैं सारी, मैं उसी अपने ऑफिस में बैठा हुआ हूँ। आप ज़रा बता दें दुनिया की किस कानून में लिखा हुआ है ताहयात नाअहली? और जो एक शख्सियत मरियम नवाज जो कि नहीं थी पार्लियामेंट की मेंबर, ना उन्होंने पब्लिक ऑफिस होल्ड किया था, उनको भी 7 साल के लिए यानी कि 2 टर्म्स के लिए उनको भी नाअहल कर दिया ताकि ये खानदान को आप सियासत से बेदखल कर दें। और अगर एक को इंसाफ दिया गया, रिलीफ कोई नहीं मिला हमें। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को रिलीफ नहीं मिला, ये तो अलमिया है। ये मैं शिकायत कर रहा हूं अपने इदारों से, अपने जिम्मेदारों से कि एक आदमी को आपने 7 साल तक तकलीफ में रखा, उसके तकलीफ से वो जला वतन हुआ, उसकी वालदा, उसकी अहलिया अल्लाह को प्यारी हो गई, उसकी बेटी को आपने सामने जेल में उठा के बंद कर दिया, उसने बदनाम किया, उसे चोर चोर डाकू डाकू कहते रहे।
ये अगर वो बरियत हुई है या सेट असाइड हुआ है, ये कोई रिलीफ तो नहीं है, ये तो आपने निहाल हाशमी साहब अब तो कानून बन चुका है, अगर झूठा मुकदमा बनाया गया तो आप उसके खिलाफ मुकदमा कायम कर सकते हैं। रिलीफ तो मिला था जब कहा गया था, एक मिनट सुन ले सर, जी जी सर सुनते लेना, रिलीफ उसको कहते हैं जब वो जाते हैं और वो कहते हैं कि आए आप अदालत में आए, अदालत में आके केस फाइल करें, हम आपको रिलीफ देंगे। ये आसिफ सईद खोसा के अल्फाज हैं। आसिफ सईद खोसा ने कहा था आप धरने में क्यों बैठे, आप अदालत आए, और फिर साकिब निसार ने उसे सादिक और अमीन कह दिया, और नवाज शरीफ को उन्होंने कहा गॉडफादर। मैं कोर्ट में था, मुझे कहा था अमजद शेख ने, ही इज ए मेंबर ऑफ सिसिलियन माफिया। तो क्या हम किरदारों को आइडेंटिफाई ना करें? तो बड़ा रिलीफ में और इंसाफ में बड़ा फर्क है। इंसाफ इज समथिंग डिफरेंट, रिलीफ इज समथिंग डिफरेंट। मेरा ओढ़ना बिछाना, मेरी रोजी रोटी सब इसी प्रोफेशन से है, तो मैं रिलीफ को बेहतर समझता हूं। इंसाफ को, जजमेंट इज समथिंग डिफरेंट, जस्टिस इज समथिंग डिफरेंट, और फिर रिलीफ इज समथिंग वेरी डिफरेंट। तो मैं ये समझता हूं कि जो बात हमारे भाई कर रहे हैं उस बात में वो वजन नहीं है जिस हवाले से उन्होंने बात की। और उनसे पूछा गया है शाम, तो वो बता रहे हैं लेबनान। बात सारी है कि हमें डिस्कस करनी चाहिए, और आपने बहुत अच्छी बात की कि वो नैब के अहलकार या जो दीगर प्रोसिक्यूशन के जिम्मेदारान हैं, बिल्कुल उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इस मुल्क के टैक्स, अब वाजिद ज़िया यहां से जाते हैं लंदन और वहां अपने रिश्तेदार को वो इंगेज करते हैं और उसको 50,000 पाउंड दे देते हैं कि आप इन्वेस्टिगेट करें। खोदा पहाड़ निकला चूहा, क्या निकला? इन सब की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन आप नहीं होनी चाहिए? आपने मुकदमा बनाने इनके खिलाफ आप जाए ना ये अदालतों में। जी जी कुंडी साहब, फैसल करीम कुंडी साहब निहाल हाशमी साहब तो कहते हैं जी कि हमें इंसाफ मिला है, हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। इसके आगे का नवाज शरीफ के खिलाफ केस बनाया जाए, कावे मुसवी सबूत है, वो ऑन रिकॉर्ड है। जी फैसल करीम कुंडी साहब, ये भी ऑन रिकॉर्ड मैं बता रहा हूं, जो वाजिद ज़िया ने जिस तरह से, और फिर JIT बना दिया गया, पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे। निहाल साहब तो पॉइंट व्यू आगे, फैसल करीम कुंडी साहब। जी फैसल करीम कुंडी साहब, निहाल हाशमी साहब कहते हैं कि हमें तो रिलीफ नहीं मिला, हमें इंसाफ मिला है, हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात थे, सिसिलियन माफिया, गॉड फादर, हमें क्या कुछ नहीं कहा गया, ये सियासी मुकदमात थे। बिल्कुल, मैं अगर निहाल हाशमी साहब से एग्री करूं, अगर ये गलत है और उस वक्त के वज़ीर आज़म के साथ और मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ गलत हुआ और ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए, तो क्या जब हमारे 16 महीने की हुकूमत थी, 18 महीने की, हमने उनके खिलाफ कोई एक्शन दिया? क्या हम उनको सजा जजा देंगे? कि क्या कल दोबारा भी ऐसी चीज़ें हो जाएंगी और किसी और को सिसिलियन माफिया, किसी और को कोई चीज़ कह दें, तो फिर क्या होगा? लिहाजा वही बात मैं वही दोहरा रहा हूँ कि ये चीज़ें जो होनी चाहिए कि जब तक हम कहें कि ठीक है हमें कर दी और आज हम जो है हमें रिलीफ मिल रहा है तो हम माजी को छोड़ दें। ये जब हुकूमतें हैं, ये चीज़ें ये वक्ती तौर पर होती हैं, फिर आपको अपोजिशन में भी जाना पड़ता है, फिर आप कहते हैं कि नहीं वो जब मैं हुकूमत में था तो हम एक पेज पे नहीं थे, आज हम दोबारा अपोजिशन में आ गए तो हमें दोबारा वही बयानिया जो पुराना है वो लेना चाहिए, तो वो नहीं होगा। जब तक हम इस सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, जब तक हम उन लोगों को सजा नहीं देंगे जिन्होंने गलत काम किए हैं, तो ये चीज़ें आती रहेंगी, ये चीज़ें दोबारा इसकी जो है चीज़ें चलती रहेंगी। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर गलत सजाएं हुई तो किसी को सजा आप दें कि आपने क्यों गलत सजाएं दी? आपने टैक्स पेयर के पैसों पे आप बैठे हुए थे और आपने इनको सजाएं दी, गलत सजाएं दी, क्यों दी? लिहाजा ये चीज़ आप कहें कि नहीं, अब मैं बोलूँ कि नहीं, अगर मुझे हुकूमत आते मेरी नज़र आ रही और मैं माजी को छोड़ दूँ, मैंने उनको माफ़ कर दिया है, ये कर दिया और मेरी हुकूमत आ रही है, और फिर अगर आप साल 2 साल 5 साल हुकूमत के और उसके बाद बोलें कि नहीं नहीं हम तो जो है ना वो पुरानी चीज़ों को दोबारा उठाते हैं, तो वो चीज़ें लोग बाय नहीं करेंगे। जब तक हम इस मुल्क को, ये सियासतदान इस मुल्क को एक सिस्टम नहीं देंगे, तो उस वक्त तक हम यही चीज़ें रोते रहेंगे। कभी हम अपोजिशन में होके जो है वो रोते रहेंगे, कभी हुकूमत में आके कहेंगे कि ये नहीं, अब तो हमारे साथ जो इंसाफ हो रहा है, अपोजिशन में बोलेंगे हमारे साथ ज्यादती हो रही है, तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। यहाँ पे प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ, वापस आते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। फैसल करीम कुंडी साहब, फैसल वाडा साहब की मुलाकातें हुई, आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ मुलाकात हुई, क्या वाडा साहब शामिल हो रहे हैं, कोई पैगाम लेकर गए हैं, क्या खबरें हैं? देखें, वाडा साहब की कल कराची में आसिफ अली ज़रदारी साहब से मुलाकात हुई है, बड़ी एक अच्छी मुलाकात, जरूरी मुलाकात हुई, और सियासतदान आपस में मिलते रहते हैं और हमारे दरवाजे हर सियासतदान के लिए खुले रहते हैं। उनकी मुलाकात हुई है, पार्टी अभी फ़िलहाल वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, ज्वाइन करेंगे तो हम उसको वेलकम भी करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। और पॉलिटिकल डिस्कशन हुई है और अब देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है क्या नहीं। कोई पैगाम नहीं था, कुछ नहीं था। फैसल वाडा का ताल्लुक भी कराची से है, ज़रदारी साहब भी कराची में मौजूद थे, एक पेंडिंग मीटिंग उनकी थी कि उन्होंने करनी थी,
कल हुई है उनकी मीटिंग और बड़े अच्छे खुशगवार माहौल में हुई है। तो कुछ अगर गिले फैसल शिकवे वाला साहब आपके पीपल्स दुरुस्त पार्टी हुए ज्वाइन हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से? सरफराज भुगटी साहब बलूचिस्तान में आपके साथ चले गए, जो आपके गिले शिकवे थे कि लाडले को लाया जा रहा है, कुछ उसमें बेहतरी हुई है? देखिए, मैं इस चीज़ से नहीं हूँ कि सरफराज मुफ्ती साहब पीपल्स पार्टी में या PMLN में जाएंगे या किसी और जमात में जाएंगे। हर पॉलिटिकल फिगर की अपनी एक वो होती है कि वो जिस जमात में जाए उसका जमहूरी हक है। मैं सरफराज मुफ्ती साहब को अपनी पार्टी में बिल्कुल वेलकम कहूँगा। रईसानी साहब भी आए हैं, उसको भी हम वेलकम करते हैं। इस तरह हामिद सईद काज़मी साहब भी साउथ पंजाब से हैं, हम उनको भी वेलकम करते हैं। इसरार तरीन साहब भी आए। देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड इससे नहीं है कि ये लोग किधर जा रहे हैं किधर नहीं जा रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड की और भी चीज़ें हैं जो हमने इलेक्शन कमीशन के साथ ठीक। मुलाकात में उनको हमने बताई थी और हमें उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि हम इसको ठीक करेंगे। और हमने ये भी हम आज भी कहते हैं कि बाकी जमातें भी, पॉलिटिकल जमातें हैं जिनको लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत है, बिल्कुल उनके भी जो है रिजर्वेशन को दूर करना चाहिए, फिर इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी होगी। ठीक। अदरवाइज क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन ने हमें कहा कि हम इसको दूर करेंगे और उम्मीद करते हैं कि वो दूर करेंगे। अगर नहीं करेंगे, क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन, इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन मार्क होगा। तो मैं आपको बताऊं कि अगली हुकूमत सिर्फ इस्लामाबाद है कि महदूद रहेगी। फिर हुकूमत तो आप बना लेंगे जो भी करेंगे, लेकिन ठीक। उसका जो है वो क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। फिर ये होगा कि बस आज असम्बली गई और कल हुकूमत गई, तो ये ठीक चक्कर है। चलता रहेगा फिर। नकवी साहब, प्रोग्राम का वक्त बड़ा मुख्तर बचा है। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जो मुलाकात हुई उससे मुतमिन हुए हैं? जो आपकी थी रिजर्वेशन उसके बारे में एतमाद में लिया गया है? दूसरा, बल्ले का निशान चले जाना क्या पॉलिटिकली नुकसानदेह साबित हो सकता है PTI के लिए? जी देखिए, पहली चीज तो ये जो कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर रहा है वो अपने रोल की नफी कर रहा है। वो फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के बजाय बाइस्ड इलेक्शन कर रहा है। कराने की जरूरत ही नहीं है। अब सिर्फ एक बात की कसर रह गई है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को बल्ले का निशान दे दिया जाए। इससे कि और तो कोई तरीका है नहीं कि वो वोट इतने ले सके। हर सर्वे ये दिखा रहा है। सब चीजें कर चुके वो। 71 दिन फैसले में बैठ के कहते हैं 20 दिन में इलेक्शन करा दो। एक वो आदमी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर ही नहीं है, उसकी शिकायत के ऊपर वो हमारे इलेक्शन को गलत साबित कर देते हैं। कर क्या रहे हैं? सिर्फ ये कर रहे हैं कि ये फैसला भी तब्दील होगा, सुप्रीम कोर्ट पे होगा, हाई कोर्ट पे होगा। इससे कि निहाल हाशमी साहब को भी पता है कि ये फैसला दुरुस्त नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने। ठीक है। सिर्फ टाइम जाया हो रहा है कि PTI को कम से कम टाइम दिया जाए कैंपेन करने के लिए। अब बाकी पार्टियों को खुली कैंपेन के, हम जलसा नहीं कर सकते, हम वर्कर्स कन्वेंशन नहीं कर सकते, हमारे कैंडिडेट्स आज़ादी से जाके जो है अपने कागजात नामजदगी नहीं दाखिल कर सकते। और उसके बाद जो फैसल करीम कुंडली साहब कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है। ये सिर्फ अगर हुकूमत बनेगी जिसमें 70% से 80% अवाम PTI के साथ है और 70% सीटें जो है वो नवाज शरीफ को दे दी जाए, ना करो। 54 अरब रुपए खर्च नहीं करो, वैसे ही दे दो। ठीक है। निहाल हाशमी साहब, फाइनल कमेंट आपकी तरफ से, प्रोग्राम को वाइंड अप करना है मुझे। वे जो कहते हैं बल्ले का निशान PMLN को दे दें, इतना एतमाद है PTI को? देखिए, बल्ला हो या छल्ला, ये उनको ही मुबारक। हम शेर हैं, शेर को किसी चीज की जरूरत नहीं होती। दूसरी बात जो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मेरे भाई शायद भूल गए कि 209 एंड 210 ऑफ द इलेक्शन एक्ट, उसमें बड़ा क्लियर है इलेक्शन कराने का तरीका। घर को आग लगी घर के चिराग से, इनको हमने नहीं जाकर के इनके इलेक्शन को चैलेंज किया। ये इनके अपने मेंबर थे अकबर इस बाबर साहब, जो आज से नहीं 10 साल से फॉरेन के फंडिंग के हवाले से इनको चैलेंज कर रहे थे। फिर मैं कहूंगा घर को आग लगी घर के चिराग से। और ये शेर से डर रहे हैं, उसके काम से डर रहे हैं, उसके किरदार से डर रहे हैं। ये फरार हासिल करो। और इनको किसने कह दिया कि इतने फीसद लोग आपके साथ है? भाई, जो फेसबुक पे लोग हैं ना, सोशल मीडिया के लोग इलेक्शन में वोट डालने नहीं आते। जो अमली लोग थे वो आते हैं। इनके लोग नजर नहीं आए, मां सिवाय चंद एक के। सब पार्टी छोड़ के चले गए, सारों ने माफीनामा डाल दिया, सारे शर्मिंदा हैं, सारे तायब हैं। ये कोई सियासी जमात थोड़ी थी, ये भानमती का कुंभा था। लौंडे लपाड़े, गाना बजाने वाले, धंधा देने वाले, ढोल बजाने वाले, मस्तियां करने वाले आके जमा हो गए थे। नजरियाती कारकुन बेचारे। ठीक है, निहाल हाशमी साहब, प्रोग्राम खत्म हो गया। बाकी कोई लोग नकवी साहब 30 सेकंड आपके पास, प्रोग्राम में वाइंड अप करना है। नकवी साहब जैसे लोग शायद चंद एक थे, बाकी कोई भी नहीं था। जी नकवी साहब। जनाब,
किस गोद में पला है, किसके बूट पॉलिश करके आया है, कितनी दफा झूठ बोला है। आखिरी झूठ बोला कि मेरी तबीयत बड़ी खराब है, मर जाऊंगा, प्लेटलेट्स, वो भी गलत, बीमार नहीं था। क्या 4 साल तक घूमता रहा, वादा नहीं करके गया था जैसे ही मेरी इलाज फिर पकड़े इमरान खान को और डॉक्टर राशिद को, यास्मीन राशिद को और डॉक्टर फैसल सुल्तान को, जिन्होंने सर्टिफिकेशन दिया। प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। निहाल हाशमी साहब, नकवी साहब, फैसल पुंडी साहब, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।